बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी कोशिश की थी कि पुलिस के साथ मुज़ाकरात हो सकें, मामला तय हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब शुरका आगे बढ़ रहे हैं। खारदार तारें लगा दी गई हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हो ये रहा है कि कई दिन से गज़ा मार्च धरने में तब्दील हो चुका है और वहाँ पर शुरका बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनमें ज़्यादातर जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के तलबा और तालिबात हैं, बच्चे भी हैं। और पहले वो कहा गया कि जी एम्बेसी जाना चाहते थे, अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहते थे, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। वो बार बार कहते हैं हम सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत ने उनको वहीं रोक लिया और उसके बाद बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक गाड़ी मुज़ाहिरीन पर चढ़ गई और उसमें 2 लोग जाँ बहक हो गए थे, 4 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए थे और उस शख्स को गिरफ़्तार करके, जो कि एक फ़ौजी ऑफिसर बताया गया, उसको फिर फ़ौज के हवाले कर दिया गया था कि वहाँ पर फिर उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी वो होगी, जो एक कानूनी प्रोसेस है। ये IG इस्लामाबाद ने स्टेटमेंट भी दी थी। लेकिन अब यह हुआ कि शुरका कहते हैं कि हम अब पार्लियामेंट का घेराव करेंगे क्योंकि हमें एहतजाज को सही तरह से रिकॉर्ड करवाने नहीं दिया जा रहा, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही। और उसके बाद पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। फिर ये भी खबरें आई कि पुलिस पीछे हटना शुरू होगी क्योंकि शुरका जो है मार्च के वो आगे बढ़ने लगे। तो हालात कशीदा हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं और फिर हम वो माहौल देख सकते हैं जो हमने पिछले 2 साल में बहुत दफ़ा देखा है। क्योंकि अब कोई भी पुलिस हो, पाकिस्तान भर की पुलिस को यही ट्रेंड किया गया है कि आपने भरपूर तरीके से लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, दफ़ा 144, गिरफ्तारियां, ये सब कुछ करना है। पुलिस का सबसे ज़्यादा काम हमें यही नज़र आया है पिछले 2 साल में, दफ़ा 144 का निफाज। वरना हमने पिछले 2 साल में देखा है कि पुलिस की कारकर्दगी नीचे से नीचे जाती चली गई है। अगर आप क्राइम रेट को देखें, आप पुलिसिंग का निज़ाम देखें, तबाह बर्बाद होकर रह गया है। इतना बुरा हाल हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इख्तियारात वापस लिए गए हैं पुलिस से। अभी हाल ही में 2017 में जो इख्तियारात दिए गए थे पुलिस को, वो वापस लिए गए हैं कि जिस तरह पुलिस जिसके मर्जी घर में घुस जाए, जो मर्जी करती रहे, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी इस्लामाबाद की पुलिस का ये हाल हो गया है कि अब तो ख्वाजा सरा जो हमला कर चुके रऊफ हसन साहब पर, उनको भी ट्रेस नहीं कर सके। ये विफाकी दारुल हुकूमत का हाल है। और फिर हम कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर दिन दिहाड़े हमला होता है और बाकायदा रेकी की जाती है। पहले वो आते हैं, एक दिन पहले भी हमला करना चाहते हैं, फिर वही ख्वाजा सरा के रूप में लोग आते हैं। और आम जो इस वक्त सहाफ़ी हैं, यानी जिनका काम कोई पुलिस का नहीं है, वो भी बता रहे हैं कि वो ख्वाजा सरा के रूप में लोग थे। कौन जॉगर्स पहनकर इतनी गर्मी में या जीन्स पहनकर ख्वाजा सरा फिरता है, चादर लेकर, और फिर चादर हटाकर उसने कोई तेज़धार आले से हमला किया। मगर कुछ हुकूमत ने पहले ही हथियार डाल दिए। उन्होंने बता दिया जी ना तो गाड़ी ट्रेस हो रही है हमसे, गाड़ी हालांकि नज़र आ रही है, बताया गया, गाड़ी में बैठकर आराम से ये सब भाग गए। और उसके बाद कहा जी मेकअप बहुत ज़्यादा था। वैसे तो मेकअप तो हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है इस वक्त, और ये भी पहचानना मुश्किल है कि ये किस तरह की हुकूमत है, डिक्टेटरशिप है, ये कौन सा निज़ाम है, क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम तो नहीं है। तो अब इस हुकूमत के निज़ाम को भी क्या ख्वाजा सरा का निज़ाम कहेंगे या उससे हटकर कुछ है। मगर बहरहाल ये है कि यहाँ पर अगर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज किया जाता है तो हुकूमत उसको फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हुकूमत जितना ख़ुद को ताकतवर समझ रही है कि जी हम जो चाहें कर सकते हैं और हम जनाब यहाँ पर अब 5 साल पूरे क्या करने हैं, हम तो हमेशा के लिए आ गए हैं, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ करना यह है कि हमने जुल्म और जबर करना है। तो हामिद मीर साहब ने जनाब बहुत बड़ी खबर दे दी है और वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने बाद आप देखिए क्या होगा। एक और बड़ी अहम शख्सियत ने यह बात की है कि आप सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि हालात वो नहीं हैं, हालात उस तरह नहीं है जिस तरह बज़ाहिर नज़र आ रहे हों या बताए जा रहे हों, वो नॉर्मल वाला मामला नहीं है। ये तो सिर्फ एक आप अंदाज़ देख रहे हैं, झलक देख रहे हैं जो अभी हो रहा है। और ये तो जमात इस्लामी की तरफ से है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतने दिनों से वो एहतजाज कर रहे हैं। और अभी मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि अब हालात कशीदा हैं, पता नहीं अब फिर वही वाटर कैनन हम देखेंगे, और जब तक आप वीडियो देख रहे हों पता नहीं तब तक क्या कुछ हो चुका हो। ये हालात हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में। तो कोई क्या कह सकता है कि जी हम रेड जोन सील कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो पहले भी हो चुका कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जनाब वो गेट फलांग कर आ गए थे और JUI के थे कि जी कोई फैसला ना खिलाफ आ जाए। तो हुकूमत खुद ये काम करवाती रही है। तो अब किस तरह से आप समझते हैं कि जी लोगों को रोका जाए? फिर इसी तरह अगर कोई एहतजाज करना चाहता है, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कितने दिनों से, कितने हफ्तों से कहा हुआ है जी हम इस्लामाबाद में एक जलसा करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त नहीं है, तो फिर आप खुद लोगों को उकसाते हैं कि वो कुछ इस तरह का काम करें। और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जब शुरू होती है, फिर आकर इजाज़त दी जाती है, वो भी अजीब व गरीब जगह पर इजाज़त दे दी जाती है जहाँ आज तक जलसा ही नहीं हुआ।
تو یہ تو حکومت کی سوچ ہے۔ اچھا، حامد میر صاحب کی بات سنیے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے بعد ہوگا یہ کہ ابھی یہ نون لیگ جو ہے اس سے کچھ ایسی فرمائشیں کی جائیں گی جو ان کے لیے سیاسی طور پر مزید مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو آپ ان کو بہت تابع دار دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، لیکن 3 سے 4 مہینے بعد آپ دیکھیے گا پھر یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ سیاسی طور پر یہ وہ فیصلے نہیں لے سکیں گے جو ان سے کہا جائے گا، اور پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ بات حامد میر صاحب نے اسد طور سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے، میں اس کا کچھ حساب کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب، چونکہ یہ شاعر احمد فرحات کا کیس ہے، اس کو بڑے زوردار طریقے سے پرسو کر رہے ہیں اور اس میں عدالت کی معاونت کر رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں۔ اور حامد میر صاحب کہتے ہیں اداروں میں اب بھی جنرل باجوہ کی سوچ کے لوگ موجود ہیں جو کشمیر سے زبردستی جان چھڑانا چاہتے ہیں، کشمیر کو فورن ٹیریٹری کہہ کر دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے گئے۔ یہ فورن ٹیریٹری کا میں بتا دوں کہ یہ یعنی غیر ملک ہے، آزاد کشمیر کو یہ قرار دے دیا ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے احمد فرحات کیس میں، کیونکہ آج بھی محسن اختر کیانی صاحب نے اس کیس کو سنا، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اور اس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل یعنی حکومت کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احمد فرحات تو آزاد کشمیر میں وہاں پر پولیس کی حراست میں ہے، تو لہٰذا اب یہ کیس جو ہے اب سے بھیجا کا کیس، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا نہیں، کیس تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک احمد فرحات اس عدالت میں نہیں آ جاتا، کیونکہ اب سے بھیجا کا یہ کیس تھا۔ تو اور ان کی وکیل جو ہیں احمد فرحات کی وکیل ایمان مزاری صاحبہ نے کہا کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ لاپتہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ تو محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے کیس بنا دیے ہوں گے آزاد کشمیر اس کو بھیج کر، تو بتایا گیا نہیں ہمارے علم میں 2 ہی کیس ہیں، ایک پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، دوسری پولیس پہ جاؤ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور اس پر بھی وہاں پر جناب پتہ نہیں دہشت گردی اور کیا کیا پرچے ہو گئے، اور اس میں یہ کہ جی وہ SHO کے ساتھ چلے گئے ہوں گے۔ کمال ہے۔ بہرحال اب محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں جب تک احمد فرحات نہیں آتے کیس تو یہ چلتا رہے گا، تو حکومت کے لیے ایک نئی مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فورن ٹیریٹری کشمیر کو کیوں کہا گیا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یعنی کیا ہمیں وہاں پر جانے کے لیے کوئی خدا نخواستہ ویزے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے کہ ان کو ایک طرح سے خود مختاری حاصل ہے، کیا ہمارے پاس ویزے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم وہاں جا نہیں سکتے؟ کوئی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیا؟ تو یہ بڑی عجیب سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فورن ٹیریٹری ہے، یہ کہنے کے لیے کہ جی ہمارا وہاں اختیار ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں بس، احمد فرحات وہاں چلا گیا تو چلا گیا، ہم کیا کریں؟ تو کوئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک الگ ملک ہے، الگ دنیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی اگر کوئی شخص چلا بھی جائے دوسرے ملک، تو اگر اس کا کیس لگا ہوا ہے اب سے بھیجا کا ہے، تو کیا کوئی حکومت اس کے لیے کام نہیں کرے گی؟ لیکن اس بات پر کہ جی فورن ٹیریٹری کہہ دیا، اس پر حامد میر صاحب بڑے ناراض ہیں، غصے میں ہیں، اور کہتے ہیں جی احمد فرحات کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ ہونا تھا، کیونکہ آپ کشمیر میں دوبارہ گڑبڑ چاہتے ہیں۔ حامد میر صاحب تو بڑے سخت الفاظ بولے حامد میر صاحب نے، اور سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں 3 مہینوں کے بارے میں۔ اس میں ہوگا یہ کہ اب کچھ آنے والے 3-4 مہینے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ اس میں جو مسلم لیگ نون ہے اس کو اس نے جو اپنی ابھی تک وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اوبیڈینٹ سرونٹ بنے ہوئے ہیں، تو یعنی اوبیڈینٹ سرونٹ، تابع دار نوکر جو بنے ہوئے ہیں، ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ماحول، یہ نون لیگ سب کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ماحول بدلنے والا ہے، کس طرح اور کیوں؟ سے مزید اوبیڈینس اور مزید لائلٹی کی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ نون لیگ سے کہا جائے گا ابھی مزید تابع داری دکھائیں، مزید وفاداری دکھائیں، مزید نوکر بنیں، اس سے بھی زیادہ، جو کہ پولیٹیکلی ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس پر اسد طور بھی حیران ہوئے کہ اس سے بھی زیادہ مانگا جائے گا ان سے۔ تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی سیاسی طور پر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جو کچھ اب مانگا جائے گا، اور جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یعنی جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اوپر سے عمران خان صاحب کی بہنیں اس وقت میدان میں آ چکی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہماری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اب ہم یہاں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے، اور تب تک بیٹھیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ حد ہو گئی ہے، اور جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی ایسی نہیں عمران خان کو دیا گیا، ان کو ایک ڈیتھ سیل کی طرح کا یعنی پنجرہ نما جگہ ہے وہاں پر رکھا گیا ہے، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی بھی جا کر روزانہ کو مل سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ اور اب ہم ان کے خاندان کے لوگ، ہم ان کی بہنیں، ہم یہاں پر بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ جو لوگ آئیں گے بیٹھیں گے، گرفتار کرنا ہے گرفتار کریں، پہلے ہی 7-8 ہزار لوگ گرفتار ہیں، اور لوگ گرفتار کر لیں، جیلیں بھر لیں، لیکن اب ہم یہاں اڈیالہ جیل کے باہر ہی بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ تو معاملات آپ دیکھیے کہ کس طرح سے گڑبڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، معاملات جو ہیں مزید گمبھیر ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت، نظر تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے ہر صورت جناب قابو کرنے ہیں حالات کو، لیکن
पुलिस के ज़रिए आप कब तक करेंगे? तो ये जैसे ही डी चौक से ये सेव गाज़ा धरना के शुरुका पार्लियामेंट की जानिब उन्होंने पेशकदमी शुरू की तो पुलिस कुछ तो पीछे हटी। अब हाई अलर्ट है इस वक्त और कहा जा रहा है गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। शुरुका और हुकूमती इदारों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और उन्होंने पार्लियामेंट की जानिब मार्च भी शुरू कर दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर इसके साथ जनाब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम जलसा अरसुद करेंगे, लेकिन जिस जगह पर कहा जा रहा है वहाँ नहीं करेंगे। इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है, क्योंकि अब ये भी काम शुरू हो गया है कि एक और नया केस बनाना है। और ये बात हो रही है कि शायद तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है इसको काबू करना है, ताकि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है इसको भी बंद करवाना है। तो यहाँ से लगता है सारी ख़राबी पैदा हो रही है। इस वजह से सोचा जा रहा है कि इसको अब कंट्रोल करना है। और जो ढाका के हवाले से सकूत ढाका के हवाले से डॉक्यूमेंट्री शेयर की, उस पर अब मामला जो हैं आगे बढ़ाए जाएंगे और मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी। ये ख़बरें भी आ रही हैं। ये हैं जी ताज़ा तरीन अपडेट्स, और इस हवाले से जो भी खबरें मज़ीद होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब बहरिया टाउन के अहदेदारों को मैंने आपको बताया था कि तैयारे से उतार लिया गया था, ऑफलोड किया गया था। इस पर जनाब अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजाहत मांगी है कि क्यों, किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत ये हुआ। तो हुकूमत ने वक्त मांग लिया है वजाहत देने के लिए। यानी इसका मतलब हुकूमत के पास अभी बताने के लिए कुछ नहीं है और कहते हैं जी हमें कुछ वक्त दें तो फिर हम आपको बता देंगे। इसके साथ इस्लामाबाद से ही जनाब ख़बर यह है कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बड़े गुस्से का इज़हार किया गया है कि जी बरतानवी सिफारतकार क्यों बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक नहीं है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात से भले का निशान छीनना गलत है, यहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि गैर मुल्की सिफारतकार पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरों में मोहतात रहें, अंदरूनी मामलात में तबसरे ना करें, हम जो मर्ज़ी करते रहें, कोई हमसे ना पूछे। फिर जनाब इस्लामाबाद की एक और ख़बर सुनिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, यानी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इकट्ठे हैं और अब ज़ाहिर है आगे केसेस भी हैं, चाहे मखसूस नशिस्तों का मामला हो, चाहे अभी जजेस तैनाती का है, रिटायर्ड जजेस तैनात करने हैं, उसमें मुशावरत हुई है कि कौन से बेहतरीन जज रहेंगे जो रिटायर्ड हैं, जो बेहतरीन काम करेंगे, जो बड़ा आला काम करेंगे, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अभी तक करता आ रहा है। तो वो चुन के हमने हीरे लेकर आने, रिटायर्ड हीरे। तो उस पर जनाब ये मुशावरत हो रही है। फिर आगे केसेस भी हैं। अभी इलेक्शन कमीशन फिर देख रहा है कि जनाब इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो नून लीग ने कितने शानदार करवाए हैं बिला मुकाबला, और तहरीक इंसाफ ने कितने बुरे इलेक्शंस करवाए हैं। तो लिहाजा इनका मिलना बड़ा ज़रूरी था। तो वहाँ पर हम बैठ के हो रही हैं, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, सड़कों पर क्या हालात हैं, लोगों के क्या हालात हैं, घरों में क्या हालात हैं, लोग कितने परेशान हैं और किस तरह किसी भी वक्त वो सड़कों पर आ सकते हैं। क्योंकि IMF ने नए मुआहिदे के लिए तजावीज़ का मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया है कि ये सारे काम आप करेंगे ना तो उसके बाद हमारे पास आइएगा। तो वो डिटेल ज़रा ज़्यादा है, फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अगली वीडियो में आपको बताएं कि IMF क्या क्या पाकिस्तान के सामने रख रहा है कि क्या क्या उसको चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।